नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमको कुछ इसके बारे में जो है बेसिक जानकारी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमने जो है मैटर के बारे में पढ़ा, पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, पदार्थों के जब इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो पदार्थों के जो गुण थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो पदार्थों के जो गुण हैं वो दो है। कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक और रासायनिक। दो प्रकार के गुण, भौतिक और रासायनिक। अब देखो, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन से होते हैं। तो देखिए, भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिसके अंदर किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार या अवस्था के बारे में बात की जाए। और रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक गुण पदार्थ के वे गुण होंगे जिसके अंदर हम जो पदार्थों की अभिक्रियाशीलता है, पदार्थ के रासायनिक संगठन की जब बात करें तो वो आपके गुण आएंगे रासायनिक गुण। देखिए, जो भौतिक गुण है उसके अंदर हम पदार्थ के रंग, रूप, आकार तथा अवस्था के बारे में पता चलता है। और जो रासायनिक गुण हैं, इन रासायनिक गुणों में पदार्थ का रासायनिक संगठन या पदार्थों की अभिक्रियाशीलता के बारे में पता चलता है। तो हमने पदार्थों के दो गुण पढ़े, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण वे गुण हैं जिसके अंदर पदार्थ के किसी प्रकार से रंग, रूप, आकार और अवस्था के बारे में हमें पता चले तो वो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ के भौतिक गुण हैं। और जब हमें पदार्थ की अभिक्रियाशीलता है, पदार्थ के रासायनिक संगठन में जब पता चले तो हम ये कह सकते हैं कि ये हैं पदार्थों के रासायनिक गुण। अब देखिए, पदार्थों के जब भौतिक गुण पढ़ें और जब पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन पढ़े तो बाद में टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। उससे पहले हमने जो है इन जो है पदार्थों के गुणों में जो होने वाले परिवर्तन है उन परिवर्तनों के बारे में हमको पढ़ना जरूरी होता है। इन पदार्थों के अंदर जो है किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं वो हम अभी लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम परिवर्तनों के बारे में, यानी कि पदार्थों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, देयर आर टू बेसिस ऑफ द चेंजेस। फर्स्ट इज द फिजिकल चेंजेस और सेकंड इज द केमिकल चेंजेस। देखिए, फर्स्ट जो है यानी कि फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके अंदर पदार्थों के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण कौन कौन से अभी हमने पढ़ा, पदार्थ के रंग के बारे में, रूप के बारे में, आकार के बारे में जब परिवर्तन होता हो तो वो पदार्थों का परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है कोई भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। और ये पदार्थ जो है एक प्रकार से अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। अस्थायी प्रवृत्ति का होने का मतलब हुआ कि जिस कारक की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है उस कारक को यदि हटा दिया जाए तो वो जो है जो पदार्थ की जो प्रारंभिक अवस्था थी उस प्रारंभिक अवस्था में वापस पदार्थ लौट के आ जाता है। इसलिए इस पदार्थों के परिवर्तन को अस्थायी प्रवृत्ति का माना जाता है। तो देखते हैं भौतिक परिवर्तनों के बारे में। देखिए, भौतिक परिवर्तन जो है सबसे पहला जो इसका गुण है कि ये परिवर्तन जो है पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन करता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन
करता है। दूसरा, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं। और तीसरा, यह परिवर्तन अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जल, पानी, इसको फ्रीज में रखा, ये किस में बदल गया? बर्फ में। वापिस इसको फ्रीज से बाहर निकाला और वायुमंडल में छोड़ दिया, ये वापिस किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। यानी कि ये परिवर्तन कैसा हुआ? अस्थायी परिवर्तन हुआ, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बना। और जब वापस इसका जो परिवर्तन का कारक हटा दिया गया तो वापस ये अपनी जो मूल अवस्था था, मूल अवस्था जो थी, उस मूल अवस्था के अंदर वापस पदार्थ आ गया। अब हम भौतिक परिवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है, उन उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे सोने का पिघलना, ये है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। दूसरा है मोम का पिघलना, ये भी एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन। और तीसरा, फल व सब्जियों को काटना। चौथा इंपॉर्टेंट उदाहरण जैसे देखिए कपूर है, नौसादर है, इनके अंदर जो ऊर्ध्वपातन होता है वो भी एक प्रकार से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और देखिए परिवर्तन देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर कांच का टूटना, या फिर और बात करें तो देखिए जल का वाष्प में बदलना और वाष्प से वापस जल में बदलना। अब देखिए इन सब उदाहरणों को जब हम देखें ध्यान से तो हमको सब परिवर्तन जो है ऐसे परिवर्तन लगते हैं जिसके अंदर परिवर्तन का यदि कारक हटा दिया जाए तो इस कारक के हटा देने के बाद में पदार्थ जो है मूल अवस्था के अंदर लौट के आ जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो फल सब्जियों को हम काटें तो इनको काटने के बाद में जब वापस इसके बीज में से चूरी को हटा दी जाए, चाकू को हटा दिया जाए तो वापस ये क्या मूल अवस्था में आ जाएगा? क्या वापस चिपक जाएगा? नहीं दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब हमने सब्जी या फिर चाकू की सहायता से किसी भी सब्जी या फिर फल को काटा तो वो हमने उसके किसी भी प्रकार से रासायनिक संगठन में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया। हमने उनके सिर्फ भौतिक गुण बदला है, यानी कि उनका जो आकार था, उनका जो शेप था, उस शेप को हमने बदला। ये इस एक प्रकार से इनके अंदर रखा जाता है, भौतिक परिवर्तन में रखा जाता है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसके अंदर जो है एक है जल का वाष्प में बदलना और जब वाष्प का वापस जल में बदलना, और एक है वापस जल का जो है बर्फ में बदलना और बर्फ से वापस जल में बदलना। ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण थे जो हमें अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन उदाहरणों में से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब पदार्थों में होने वाले चेंजेस यानी कि परिवर्तनों का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरा चेंजेस है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के जो पदार्थ में उनके रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन हो। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने का मतलब हुआ कि जो पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है उस पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होना, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन जो है स्थायी प्रवृत्ति का है, यानी कि इनकी प्रकृति कैसी है? स्थायी। इस पदार्थ को जो है हम स्थायी परिवर्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस परिवर्तन के द्वारा जो बनने वाला पदार्थ है वो पदार्थ एक प्रकार से नया पदार्थ है, नया प्रोडक्ट है।
और उस प्रोडक्ट से वापस जो है हम परिवर्तन का यदि कारक हटाएं, कारक नहीं हटाए, उसके द्वारा उसके अंदर वापस किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज होने वाला नहीं है, यानी कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट के नहीं आने वाला है। जैसे देखिए, दूध से हमने दही में बदला, तो वापस उस दूध को वापस जो है दही में हमने बदला, तो दही से वापस हम उसको दूध में नहीं बदल सकते। तो दूध के जो रासायनिक गुण थे, वो रासायनिक गुण जो है वो बदल गए। अब हम कितना भी कोशिश कर ले उसमें से परिवर्तन का कारक हटा देवे, तो भी हम उसको दही जो है उस दही को वापस हम दूध के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये था रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। दूसरे प्रकार से देखें तो यह परिवर्तन स्थायी प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति? स्थायी प्रकृति। और तीसरा देखें तो इस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है दूध से क्या बनना? दही बनना। ये किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा उदाहरण देखें कि लोहे पर जंग लगना। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इन परिवर्तनों के अंदर देखें तो पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है इनके अंदर बदल जाते हैं ये, और जब परिवर्तन का कारक हटा भी देवें तो उसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन पड़ने वाला नहीं है, यानी कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटने वाला नहीं है। इसलिए इस पदार्थों के परिवर्तन को जो है स्थायी परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनकी बात करते हैं। देखिए, हमने देखा लोहे पर जंग लगना, किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। दूध से दही का बनना, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा और परिवर्तन है कि मोमबत्ती का जलना। जी हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोमबत्ती का जलना। देखिए, मोमबत्ती का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। ये याद रखने योग्य है। यानी कि मोमबत्ती जब जलेगी तो वो वापस जो है मूल अवस्था के अंदर वापस नहीं लौट सकती, इसलिए इसको कौन सा परिवर्तन कहा? रासायनिक परिवर्तन हमने कहा। एक मैंने भौतिक परिवर्तन में आपको बात बताई कि फल व सब्जियों को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक यहाँ पर बात करें कि सेब को काटना, सेब को हमने काटा, ये इसके अंदर कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे? देखिए, आपने सुना होगा कि सेब को खाने से हमारे शरीर के अंदर जो है आयरन तत्व की कमी को जो है उसकी कमी नहीं होती है, आयरन तत्व की, लोह तत्व पाया जाता है। तो देखिए, सेब को काट करके हमने उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, तो हम कुछ समय के बाद में देखेंगे कि सेब के ऊपर एक भूरी परत जम जाएगी, यानी कि सेब का जो अंदर का जो गुदा भाग है वो सेब का गुदा भाग क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। अब ये भूरा होने का परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ये भूरे होने का अर्थ क्या है? उस पर क्या है? लोहे पर क्या लगनी? जंग लगनी। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और देखिए, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैसे श्वसन की प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार से देखे जाए तो कौन सी है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। और यदि एक और इम्पोर्टेंट उदाहरण देखें तो देखिए, भोजन का पकना, यानी कि भोजन का पकना यानी कि किसके अंदर आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। हमने दोनों प्रकार के परिवर्तनों के बारे में बात की।
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोनों के अंदर जो है अंतर का प्रश्न भी पूछा जाता है, यानी कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो है बताना। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या है, पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, और इधर रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थों के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। फिजिकल चेंजेस जो है अस्थायी प्रकृति का है, रासायनिक परिवर्तन जो है वो स्थायी प्रकृति का है। फिजिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन में नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंस बताने के लिए भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है, जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका जो है बेसिक जो था वो हमने पूरा कर दिया। अब बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की। तो देखिए जो हमने जो ये रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, ये रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, या फिर रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। तो बात करते हैं अपन अब रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जब मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, इसके लिए एक आपको तथ्य याद रखना पड़ेगा, एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि क्या कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। इसलिए ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, इस अभिक्रिया में या फिर इस क्रिया में पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। इसलिए ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। एक उदाहरण यदि देखें तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करवाएं तो जल का निर्माण होता है। ये जल का निर्माण होना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जो कि एक प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसकी वैलेंसी की जाए, जब इसको संतुलन किया जाए तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार से क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। देखिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक से जुड़े ही अगला भाग लेकर आएंगे। इसलिए देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।